हेलो बच्चों, आपको स्वागत है जय मां शारदे मैथमेटिक्स कोचिंग सेंटर के यूट्यूब चैनल पर। बच्चों, आज हम टेंथ क्लास के तीसरा पार्ट टेंथ क्लास के तीसरा पार्ट भारत से हम क्या सीखे भाषण के बारे में बताएंगे, जो मैक्स मुलर जी लिखे हुए हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन बटन को प्रेस कीजिए, ताकि जो भी मैं वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। ठीक है, पूरा वीडियो को आप देखिए, स्किप मत कीजिएगा। पूरा वीडियो को देखने के बाद आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, पूरा देखिएगा तब तो, और दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। ठीक, देखिए मैक्स मुलर जी के बारे में क्या है। विश्वविख्यात विद्वान फ्रेडरिक मैक्स मुलर का जन्म आधुनिक जर्मनी के डेसाउ नामक नगर में 6 दिसंबर 1823 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, मैक्स मुलर जी का जन्म 6 दिसंबर 1823 ईस्वी में हुआ था। जब मैक्स मुलर 4 वर्ष के हुए, उनके पिता विल्हेम मुलर नहीं रहे। ठीक है, जब 4 वर्ष के थे तो उनके पिताजी नहीं रहे इस दुनिया में। पिता के निधन के बाद उनके परिवार की आर्थिक स्थिति बहुत ही दयनीय हो गई। ठीक है, पिता के स्थिति, पिताजी नहीं रहेंगे तो किसी भी परिवार की स्थिति दयनीय हो जाएगा। फिर भी मैक्स मुलर की शिक्षा बाधित नहीं हुई, फिर भी पढ़ाई बाधित नहीं हुआ। ठीक है, बचपन में ही वे संगीत के अतिरिक्त ग्रीक और लैटिन भाषा में निपुण हो गए। वे शुरू से ही, ठीक है, बचपन से ही संगीत और ग्रीक और लैटिन भाषा में निपुण हो गए। ठीक है, तथा लैटिन में कविताएं भी लिखने लगे। वर्ष 1800, ठीक है, 18 वर्ष की उम्र में ही लिपजिंग विश्वविद्यालय में उन्होंने संस्कृत का अध्ययन आरंभ कर दिया। 18 साल के जब थे तो संस्कृत का अध्ययन शुरू कर दिए। कहाँ से? तो लिपजिंग विश्वविद्यालय से। उन्होंने हितोपदेश का जर्मन भाषा में अनुवाद प्रकाशित कराया है। यह बहुत ही तगड़ा सवाल है कि हितोपदेश का जर्मन भाषा में अनुवाद प्रकाशित करवाया। ठीक है, ये पूछा जाता है। इसी समय उन्होंने कट और केन आदि उपनिषदों का जर्मन भाषा में अनुवाद किया तथा मेघदूत का जर्मन अनुवाद भी किया। मैक्स मुलर उन थोड़े से पश्चात विद्वानों में से अग्रणी माने जाते हैं जिन्होंने वैदिक तत्वज्ञान को मानव सभ्यता का मूल स्रोत माना है। ठीक है, मतलब जो पहले की जो सभ्यता है उनको मूल स्रोत माने हैं। स्वयं विवेकानंद ने उन्हें वेदांतियों का भी वेदांती कहा है। याद रखिएगा, पूछा जाता है से किन्हें स्वामी विवेकानंद जी किन्हें वेदांतियों का वेदांती कहा है, तो किसे पता है? मैक्स मुलर जी को। उनका भारत के प्रति अनुराग जग जाहिर है। उन्होंने भारतवासियों के पूर्वजों की चिंतन राशि को यथार्थ रूप में लोगों के सामने प्रकट किया। ठीक है, उनके प्रकांड पांडित्य से प्रभावित होकर सामग्री विक्टोरिया ने 1868 में अपने ऑक्सफोर्ड प्रासाद में ऋग्वेद तथा संस्कृत के साथ यूरोपियन भाषाओं की तुलना आदि विषय पर व्याख्यान देने के लिए आमंत्रण किया था। इतना संस्कृत में विद्वान हो गए थे। ठीक है, उस भाषण को सुनकर विक्टोरिया अपनी प्रभावित हुए। ठीक है, विक्टोरिया इतनी प्रभावित हुए कि उन्हें नाइट की उपाधि दी। पूछा जाता है ऐसे नाइट की उपाधि किसने दी थी, तो विक्टोरिया ने दी थी कि, ठीक है, किंतु उन्हें यह पदवी अत्यंत तुच्छ लगी और उन्होंने उसे अस्वीकार कर दिया। लेकिन नहीं, स्वीकार नहीं किए। कौन? तो मैक्स मुलर जी दे रहे थे। कौन? विक्टोरिया दे रहे थे। ठीक है, भारत भक्त, संस्कृतानुरागी एवं वेदों के प्रति अगाध आस्था रखने वाले फ्रेडरिक मैक्स मुलर का, ठीक है, निधन 28 अक्टूबर 1900 ईस्वी में हो गया था। जन्म कब हुआ था? 6 दिसंबर 1823 में, और निधन कब हुआ? 28 अक्टूबर 1900 ईस्वी में। अब देखिए, इस पार्ट्स के आधार पर बताया गया है से प्रस्तुत आलेख, ठीक है, प्रस्तुत आलेख मतलब जो दिया गया है वस्तुतः भारतीय सिविल सेवा हेतु चयनित युवा कांग्रेस अधिकारियों के आगमन के अवसर पर संबोधित भाषणों की श्रृंखला की एक कड़ी है। जब इंग्लैंड वासी यहाँ पर अंग्रेज सब आए थे तो उससे यह कड़ी है। ठीक है, संबोधित भाषण। प्रथम भाषण का यह अविकल रूप से संक्षिप्त एवं संपादित अंश है, जिसका भाषांतर डॉक्टर भवानी शंकर त्रिवेदी ने किया है। भाषण में मैक्स मुलर ने भारत की प्राचीनता और विलक्षणता का प्रतिपादन करते हुए नवोन्मुख अधिकारियों को यह बताया कि विश्व की विश्व की सभ्यता भारत से बहुत कुछ सीखती और ग्रहण करती आई है। जो विश्व की सभ्यता है, जो भारत से बहुत कुछ सीखती और ग्रहण करती हुई आई है, उनके लिए भी यह सौभाग्यपूर्ण अवसर है कि वे इस विलक्षण देश और सभ्य संस्कृति से बहुत कुछ सीख जान सकते हैं। यह भाषण आज भी उतना ही प्रासंगिक है
प्रासंगिक है, बल्कि संवेदनाभिमान के रूप विलोपन के दौरान में इस भाषण की विशेषता है। नई पीढ़ी अपने देश तथा इसकी प्राचीन सभ्यता, संस्कृति, ज्ञान साधना, प्राकृतिक वैभव आदि की महत्ता का प्रामाणिक ज्ञान प्रस्तुत भाषण से प्राप्त कर सकेंगे। पहले ही आपको बता दिए थे, भारत से हम क्या सीखे, लिखे हुए मैक्स मुलर जो एक भाषण है, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या है, भारत से हम क्या सीखे, ठीक है। पाठ का नाम क्या है, भारत से हम क्या सीखे, क्या है, एक भाषण है और लिखे हुए कौन, मैक्स मुलर जी। अब देखिए, सर्वविध संपदा और प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण कौन सा देश है? यदि आप मुझे इस भूमंडल का अवलोकन करने के लिए कहे तो मैं बताऊंगा वह देश भारत है, ठीक है। सभी कुछ से संपूर्ण है, ठीक है, प्राकृतिक से भी, प्रत्येक चीज़ से परिपूर्ण देश है, वह देश भारत है। भारत जहां भूतल पर ही स्वर्ग की छटा निखर रही है। यदि आप यह जानना चाहें कि मानव मस्तिष्क की उत्कृष्टतम उपलब्धियों का सर्वप्रथम शिलान्यास किस देश ने किया और किसने जीवन की सबसे बड़ी समस्याओं पर विचार कर उनमें से कईयों के ऐसे समाधान ढूंढ निकाले कि प्लेटो का कांट जैसे दार्शनिक का अध्ययन कराने वाले हम यूरोपियन लोगों के लिए भी मनन के योग्य है। कौन कह रहे हैं? मैक्स मुलर जी कर रहे हैं। तो मैं यहाँ भी भारत के नाम ही लूँगा, ठीक है। कह रहे हैं यहाँ पर भी नाम लूँगा किस देश का, वो देश भारत है। और यदि यूनानी, रोमन और सेमेटिक जाति के यहूदियों की विचारधारा में ही सदा अवगाहन करते रहने वाले हम यूरोपियनों को ऐसा कौन सा साहित्य पढ़ना चाहिए जिससे हमारे जीवन का अंतरम परिपूर्ण, अधिक स्वर्गीन, अधिक विश्वव्यापी युग है कि संपूर्णता मानवीय बन जाए, पर सभी संपूर्ण मानवता बन जाए, ठीक है। तो यह जीवन ही क्यों अगला जन्म तथा शाश्वत जीवन भी सुधर जाए, मतलब आगे वाला जो जीवन जो आएगा वो भी सुधर जाए, तो मैं एक बार फिर भारत का ही नाम लूँगा, ठीक है। जो लोग आजकल के भारत में घूम कर आए हैं, जो लोग आजकल के भारत में घूम कर आए हैं, उन लोगों का अधिकतर भारत के कलकत्ता, बम्बई, मद्रास या ऐसे दूसरे शहर की याद है। देखिए, अभी जो आजकल के जो देश में, जो भारत में जो घूमकर आए हैं, वो सबसे न कलकत्ता, क्योंकि बॉलीवुड का स्टार शहर है, महलों का शहर कलकत्ता। जो बॉलीवुड का स्टार शहर है बम्बई है, ठीक है, बम्बई है। और जो कोलकाता है सो महलों का स्टार शहर है, लखनऊ, मद्रास, ये सब याद। जबकि मेरा अधिकतर स्थान सच्चे अर्थों में भारत के नागरिक ग्रामवासियों की ओर ही रहा है, क्योंकि सच्चे भारत के दर्शन वहीं हो सकते हैं। याद रखिएगा, सच्चे भारत के दर्शन कहाँ हो सकते हैं, किस मैक्स मुलर जी के अनुसार, तो गाँव में हो सकते हैं। आगे है, 2-3 हजार वर्ष पुराना ही क्यों, आज का भारत भी ऐसी अनेक समस्याओं से भरपूर है जिनका समाधान 19वीं सदी के हम यूरोपियन लोगों के लिए भी उतना ही वांछनीय है। केवल हमारे पास उस भारत को पहचान सकने वाली दृष्टि की आवश्यकता है, ठीक है। मतलब आज की पूरा आज देखिए 2-3 वर्ष पुराना की भी भारत को देखिए, ठीक है, 19वीं सदी के में देखिए। यदि आपकी अभी रुचि की पैठ किसी क्षेत्र में है तो उसके विकास और पोषण के लिए आपको भारत में पर्याप्त अवसर मिलेगा। यदि आपने उन बड़ी समस्याओं में रुचि ली हो जिनके बारे में अपने यहाँ के सिस्टम विचारक विचार किया करते हैं, तो आपको अपने भारत प्रवास को ज्ञान विज्ञान के क्षेत्र में निवास समझ लेने की कोई आवश्यकता नहीं है, ठीक है। नहीं, यदि आप भूविज्ञान में रुचि रखते हो तो हिमालय से श्रीलंका तक का विशाल भूप्रदेश आपकी प्रतीक्षा कर रहा है। यदि आप अगर भूविज्ञान में, ठीक है, मतलब धरती के बारे में जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं भूवैज्ञानिक के रूप में, ठीक है, तो आपसे सबसे पहले आपको कहाँ पर इंतजार कर रहे हैं, तो याद रखें हिमालय से श्रीलंका का विशाल भूप्रदेश है आपकी प्रतीक्षा कर रहा है। यदि आप वनस्पति जगत में विचरना चाहते हो तो आप भारत एक ऐसी फुलवाड़ी है जो हर्कर्स जैसी अनेक वनस्पति वैज्ञानिकों को अनायास ही अपनी ओर आकृष्ट कर लेती है। यदि आपकी रुचि जीव जंतुओं का अध्ययन में है तो आपका ध्यान श्री हेकल की ओर अवश्य होगा, जो इन दिनों भारत के कतारों की छानबीन के साथ ही भारतीय समुद्र से भी मोती भी बीन रहे हैं। भारत का यह निवान काल उनके जीवन के सबसे सुनहले सपने की साकारता जैसा, ठीक है। यदि आप निर्वंश विद्या
में अभिरुचि, ठीक है, यदि आप निर्वंश विद्या में अभिरुचि रखते हैं तो भारत आपको एक जीता जागता संग्रहालय ही लगेगा, ठीक है। आगे दिया गया है, यदि आप कहा गया यदि आप भू धुरा क्या है, यदि आप धरातत्व प्रेमी है, ठीक है, मतलब थोड़ा सा मिटा हुआ है, ठीक है, कम स्तर दिख रहा है। यदि आप धरातल प्रेमी हैं और यदि आपने यहाँ रहते हुए पुरातन का उत्खनन के द्वारा एक प्राचीन चाकू या चकमक या किसी प्राणी का कोई भाग ढूंढ निकालने के लिए आनंद का अनुभव किया हो तो आपको जनरल कनिंघम की भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की अवांछित रिपोर्ट पढ़ लेनी चाहिए। और तब भारत के बौद्धिक सम्राटों के द्वारा निर्मित यानी नालंदा जैसे विश्वविद्यालय अथवा व्यवहारों के धर्म ध्वंसा ऐसो की खोज निकालने के लिए आपका फौरा आतुर हो उठेगा, ठीक है। यदि आपके मन में पुराने सिक्कों के लिए लगाव है, यानी पहले का सिक्का कैसा था, तो उसके लिए भी आपको भारत में आकर देखिए, भारत में दिया ये सब है। अभी भारत भूमि में ईरानी, कैरियन, थासियन, पार्थिगन, यूनानी, ठीक है, रोमन, मुस्लिम शासकों के सिक्के प्रचुर परिमाण में उपलब्ध होंगे यहाँ पर, ठीक है। देखिए, जब वारेन हेगिस्टन भारत का गवर्नर जनरल था तो वाराणसी के पास उसे 172 दार्शिक नामक सोने का सिक्का से भरा एक घड़ा मिला था। जब वारेन हेगिस्टन यहाँ का गवर्नर था, ठीक है, तो 172 सिक्का कहाँ मिला था? वाराणसी के पास। वारेन हेगिस्टन ने अपने मालिक ईस्ट इंडिया कंपनी के निर्देशक मंडल की सेवा में सोने के सिक्कों वह समझकर भिजवा दिए कि यह एक ऐसा उपहार होगा जिसको गणना उनके द्वारा प्रेषित सर्वोत्तम दुर्लभ वस्तुओं में की जाएगी, और इस प्रकार वह स्वयं अपने मालिकों की दृष्टि में एक महान उदार व्यक्ति प्रमाणित कर देगा। किंतु उन दुर्लभ प्राचीन स्वर्ण मुद्राओं की यहाँ यही नियति थी कि कंपनी के निदेशक उनका ऐतिहासिक महत्व समझ ही न पाए और उन्होंने उन मुद्राओं को घुला डाला। जब वारेन हेगिस्टन इंग्लैंड लौटा तो वे स्वर्ण मुद्राएं नष्ट हो चुकी थी। अब यह आप लोग पर भी निर्भर करता है कि आप ऐसी दुर्भाग्यपूर्ण घटनाएं भविष्य में कभी नहीं होने दें, ठीक है। अब देखिए कितना गिफ्ट में था, रोग गला डाले थे उस सोना के जो मुद्राएं थे उसको, 172 जो थे सोना के मुद्राएं। दैत्य विज्ञान पर भारत के प्राचीन वैदिक दैवत विज्ञान के कारण जो नया प्रकाश पड़ा है उसके फलस्वरूप पर संपूर्ण दैव विज्ञान का नया स्वरूप प्राप्त हो गया है, ठीक है। किंतु बावजूद इसके सच्चे दैवत विज्ञान की एक आधारशिला रखी जा चुकी है। इस विज्ञान की व्यापक शोभा रेखाएं अभी निर्मित होनी है। यह कार्य जितने सही ढंग से भारत में हो सकता है, अन्यथा कहीं नहीं। मतलब दैत्य विज्ञान का भी कार्य सही रूप से कहाँ होगा? वो देश भारत में ही होगा। किसके अनुसार? तो मैक्स मुलर जी के अनुसार। आगे देखिए क्या है, नीति कथाओं के अध्ययन क्षेत्र में भी भारत के कारण नवजीवन का संचार हो चुका है, क्योंकि भारत के कारण ही समय समय पर नानाविध साधनों और मार्गों के द्वारा अनेक नीति कथाएं पूर्व से पश्चिमी की ओर आती रही है, ठीक है। हमारे यहाँ प्रचलित कहावतों और दंत कथाओं का प्रमुख स्रोत अब बौद्ध धर्म से माना जाने लगा है, किंतु यहाँ भी अनेक समस्याएं ऐसी है जो अपने समाधान की प्रतीक्षा कर रही है। उदाहरण के लिए शेर की खाल में गधा की कहावत को ले लीजिए। यह कहावत सबसे पहले यूनान के प्रसिद्ध प्राचीनतम दार्शनिक प्लेटो के कटितलस में मिलती है, तो यह कहावत पूर्व से उधार ली गई थी पहले से, ठीक है। इसी प्रकार हम नेवले या चूहे से संबंध उस नीति कथा को भी ले सकते हैं जिसे एरोफाइट ने एक सुंदरी के रूप में परिवर्तित कर दिया था, किंतु एक चूहे को देखते ही तत्काल उसकी ओर आकृष्ट हो गई थी। यह भी संस्कृत की एक कथा से सर्वास में मिलती है, ठीक है। एफ्रोडाइट है, देखिए आगे। यह भी संस्कृत की एक कथा सर्वास में मिलती जुलती है कहानी है, किंतु प्रश्न यह उपस्थित होता है कि कहानी यूनान में कैसे पहुंची और वहां ईसा पूर्व 4वीं सदी में ही एस्ट्रस की कहानियों में स्थान कैसे पा गई, इतना हिट कैसे हो गया वहां पर, ठीक है। इस क्षेत्र में भी अभी बहुत काम करना होगा।
हमें इससे भी और अधिक पृथ्वी में प्रवेश करना होगा। वहाँ भी भारत तथा पश्चिम की अनेक दंत कथाओं में आशाजनक अनुरूपताएं मिलेगी। यद्यपि अभी यह निश्चित रूप से नहीं कह सकता है कि ये दंत कथाएं पूर्व से पश्चिम को अथवा पश्चिम से पूर्व को गई। तथापि फिलिस्तीन के मध्य आवागमन के साधन सुलभ हो चुके हैं। कुछ संस्कृत शब्दों के आधार पर मैं इस निष्कर्ष पहुंचा हूं कि हाथी दांत, बंदर, मोर और चंदन आदि जिन वस्तुओं के ओफिर से निर्वात की बात बाइबल में कही गई है, वे वस्तु भारत के सिवा किसी अन्य देश से नहीं लाई जा सकती है। ठीक है, हाथी के दांत, बंदर और मोर और चंदन, ठीक है, भारत के सिवा किसी और देश से नहीं लाई जा सकती है, मैक्स मुनर जी के अनुसार। देखिए, और यह मान लेने का भी कोई कारण नहीं प्रतीत होता कि भारत तथा फारस की खाड़ी और लाल सागर व भूमध्य सागर के बीच व्यापारिक संबंध काफ़ी बिल्कुल ठप हो गया था। यहाँ तक कि शाहनामा के रचनाकार 10वीं-11वीं सदी में भी भारत के साथ यूरोप के ये व्यापारिक संबंध बंद नहीं हुए थे। ठीक है, आगे देखिए, बंद नहीं हुए थे। आप में से कईयों ने भाषाओं का ही नहीं, भाषा विज्ञान का भी अध्ययन किया होगा। ठीक है, तो आपको क्या भारत से बढ़कर दूसरा कोई देश दिखाई देता है जहाँ केवल शब्दों का ही नहीं बल्कि व्याकरणात्मक तत्वों के विकास और क्षय से संबंध भाषा वैज्ञानिक समस्याओं के अध्ययन का महत्वपूर्ण अवसर प्राप्त हो सके। वहाँ आपको आर्य, द्रविड़ और मुंडा जैसी अनेक भारतवासी जातियों के बोलचाल की भाषाओं का ही नहीं अपितु उनके स्थान यूनानी, अरबी, ईरानी और मुगल आक्रमणकारियों व अभिनेताओं की भाषाओं के समेत के अत्यंत रोचक भाषा वैज्ञानिक समस्याओं का अध्ययन का भी सुयोग यहाँ पर प्राप्त हो सकता है। ठीक है, भारत में यदि आप विधि शास्त्र या कानून के विद्यार्थी हैं तो आपको विधि संहिता के एक ऐसे इतिहास की जांच पड़ताल या अवसर मिलेगा जो यूनान, रोम या जर्मनी के ज्ञात विधि शास्त्रों के इतिहास से सर्वथा भिन्न होते हुए भी इनके साथ समानताओं और भिन्नताओं के कारण विभिन्न विधि शास्त्र के किसी विद्यार्थी के लिए उपयोगी सिद्ध हो जा सकता है। ठीक है, जो कानूनी के योग में जो विद्यार्थी यहाँ पर रुचि रखते हैं उसके लिए भी महत्वपूर्ण है यह देश। यदि आप लोगों को अत्यंत सरल राजनीतिक इकाइयों के निर्माण और विकास से संबंध प्राचीन युग के कानून के पुरातन रूपों के बारे में इधर जो अनुसंधान हुआ है उनके महत्व और वैस्टेस को परख सकने की क्षमता प्राप्त करते हैं तो आपको इसके लिए आज भारत की ग्राम पंचायत के रूप में इसके प्रत्यक्ष दर्शन का सुयोग अनायास ही मिल जाएगा। देखिए, ये भाषण है। ठीक है, कहा गया भाषण दिया गया था। अब देखिए, मैक्स मुनर जी द्वारा भारत में प्राचीन स्थानीय शासन प्रणाली या पंचायत प्रथा को समझने समझाने का बहुत बड़ा ही क्षेत्र विद्यमान है। भारत में धर्म के वास्तविक उद्भव, उसके प्राकृतिक विकास तथा उसके अपरिहार्यमान रूप का प्रत्यक्ष परिचय मिल सकता है। ठीक है, भारत ब्राह्मण या वैदिक धर्म की भूमि है, बौद्ध धर्म की यह जन्मभूमि है, पारसियों के जासूस धर्म की यह शरणास्थली है। आज भी यह नित्य नए मतांतर प्रकट व विकसित होते रहते हैं। ठीक है, आगे देखिए, भारत में आप अपने आप को सर्वथा अत्यंत प्राचीन और सुदूर भविष्य के बीच खड़ा पाएंगे। यहाँ पर आप सुदूर भविष्य के बीच में खड़ा पाएंगे। ठीक है, भारत में आकर वहाँ आपको ऐसे सुअवसर भी मिलेंगे जो किसी पुरातन विषय में ही सुलभ हो सकते हैं। आप आज की किसी भी ज्वलंत समस्या को ले लीजिए, वह समस्या चाहे लोकप्रिय शिक्षा से संबंध हो या उन शिक्षा चाहे संसद में प्रतिनिधित्व हो अथवा कानून बनाने की बात हो। ठीक है, चाहे प्रवास संबंधी कानून हो अथवा अन्य कोई कानून मसला सीखने या सिखाने ये कोई भी बात क्यों ना हो, भारत के रूप में आपको ऐसी प्रयोगशाला मिलेगी जैसी विषय में अत्यंत कहीं नहीं मिल सकती है। विषय में कहीं भी नहीं सीखते। अगर सीखने और सिखाने के चाहता पर रखते हैं तो भारत में आइए।
भारत में ही मिलेगा। संस्कृत भाषा के द्वारा, यानी यहाँ पर दिया हुआ है, देखिए आगे क्या दिया गया है ऐसे। यहाँ आपको मानव हृदय की गहनतम सहानुभूति और सदस्यता को जगाने वाले पाठ भी प्रचुर परिमाण में पढ़ने को मिल सकते हैं। ठीक है, मानव मस्तिष्क के इतिहास के उस अध्ययन में या यूँ कहे कि हमारे अपने स्वरूप के अध्ययन में अपने सच्चे आत्मरूप की पहचान में भारत का स्थान किसी भी देश के बाद दूसरे नंबर पर नहीं रखा जा सकता है, यानी पहले नंबर पर ही रखा जा सकता है। मानव मस्तिष्क के चाहे किसी भी क्षेत्र को आप अपने विशिष्ट अध्ययन का विषय क्यों न बना ले, चाहे वह भाषा का क्षेत्र हो या धर्म का दैवत विज्ञान हो या दर्शन का, चाहे या विधि शास्त्र या कानून का हो, ठीक है, अथवा रीति रिवाजों अथवा परंपराओं का, प्राचीन कला या शिल्प कला का हो, अथवा पुरातत्व विज्ञान का हो। इन्हीं से प्रत्येक क्षेत्रों में विचरण करने के लिए भले ही आप चाहे या ना चाहे आपको भारत की शरण लेनी ही होगी, क्योंकि भारत इतिहास से संबंध अत्यंत बहुमूल्य और अत्यंत उपादेय प्रामाणिक सामग्री का एक बहुत बड़ा भाग भारत और केवल भारत में ही संचित है। यह सब आपको कहाँ मिलेगा? भारत में ही है। यदि आप भारत के इतिहास के किसी एक अध्याय का भी ऐसा सम्यक अध्ययन, व्याख्या, विवेचन कर ले तो आप पाएंगे कि हमारे स्कूलों और कॉलेजों में पढ़ाए जाने वाले इतिहासों के सब अध्याय मिलाकर एक क्षण के लिए भी उसकी बराबरी नहीं कर सकते। मैं अभी आज के भारतीय साहित्य की चर्चा करना नहीं चाहूँगा, किंतु भारत की उस अत्यधिक प्राचीन भाषा की चर्चा करूँगा जिसका नाम है संस्कृत। अब आप पूछेंगे कि संस्कृत में ऐसी क्या बात है जिसके कारण हम उस पर इतना ध्यान दें, तथा ऐतिहासिक दृष्टिकोण से संस्कृत सर्वथा सही क्यों है, यानी सभी भाषाओं में नंबर 1 क्यों है। तो देखिए, संस्कृत की सबसे पहली विशेषता है इसकी प्राचीनता, क्योंकि हम जानते हैं कि ग्रीक भाषा से भी संस्कृत का काल पुराना है। मतलब ग्रीक भाषा से भी पहले संस्कृत भाषा आई थी। जिस रूप में आज हम तक पहुंची है उसमें भी अत्यंत प्राचीन तथा भली भांति सुरक्षित रहा है। ग्रीक और लैटिन भाषा लोगों के सदियों से ज्ञात है और निस्संदेह यह भी अनुभव किया जाता है कि दोनों भाषाओं में कुछ न कुछ साम्य अवश्य है। किंतु समस्या यह थी कि इन दोनों भाषाओं में विद्वान समानता को व्यक्त कैसे किया जाए। कभी ऐसा होता था कि किसी पर ग्रीक शब्द की निर्माण प्रक्रिया में लैटिन को कुंजी मान लिया जाता था, और कभी किसी लैटिन शब्द के रहस्य को खोलने के लिए ग्रीक का सहारा लेना पड़ता था। उसके बाद जब गॉथिक और एंग्लो सैक्सन जैसी टिटानिक भाषाओं, पुरानी केल्टिक तथा स्लाव भाषाओं का भी अध्ययन किया जाने लगा, जो इन भाषाओं में किसी न किसी प्रकार का पारिवारिक संबंध स्वीकार करना पड़ा। किंतु भाषाओं में इतनी अधिक समानता कैसे आ गई, और समानता के साथ ही साथ इतना अधिक अंतर भी इसमें कैसे पड़ा, यह रहस्य बना ही रहा। और इसी कारण से ऐसे अनेक अहेतुकवाद उठ खड़े हुए। भाषा विज्ञान के मूल सिद्धांतों के सर्वथा विपरीत है, किंतु जो ही इन भाषाओं के बीच में संस्कृत या बैटिक के तत्काल लोगों के एक सही प्रकाश और गर्मी का एहसास होने लगा, और इसी से भाषाओं का पारंपरिक संबंध ही स्पष्ट हो गया। निश्चित ही संस्कृत इन सब भाषाओं की अग्रजा है, मतलब ना सभी भाषाओं का जननी है, सही भाषा से ऊपर है। उससे हमें ऐसी बहुत सी बातें ज्ञात हो सकी जो इस परिवार की किसी अन्य भाषा में सर्वथा भुला दी गई थी। यदि आग के संस्कृत या अग्नि, ये आग के लिए संस्कृत का अग्नि और लैटिन का इंग्नस एक ही शब्द मिल जाता तो हम भ्रांत रूप से इस निष्कर्ष पर पहुंच जाते कि एक दूसरे से अभिव्यक्त आर्यों को अग्नि का ज्ञान हो चुका था। साथ ही लिथुआनियन, उग्निश और स्कॉटिक भाषा के इंग्लिश शब्द यह दर्शाते हैं कि स्लाव या टिटानिक भाषा भी इस शब्द से परिचित थी, भले ही वह कालांतर में अग्नि के लिए दूसरे शब्द में क्यों न गढ़ लिए गए हो। दूसरी वस्तुओं के समान शब्द भी
मिट जाते हैं और यह बता पाना सरल नहीं है कि कोई शब्द किसी एक भूभाग में क्यों और कैसे पनपता रहता है, जबकि दूसरे क्षेत्र में वही शब्द मुरझा कर सर्वथा लुप्त हो जाता है। कल्पना कीजिए कि यदि हम यह जानना चाहे कि आर्य लोग अनेक शाखाओं में विभक्त होने से पूर्व चूहे के बारे में जानते थे या नहीं, तो हमें आर्य भाषाओं के शब्दकोश देखने होंगे। वहाँ हम पाएंगे कि संस्कृत में इसे मूसा, ग्रीक में मोस, लैटिन में मोस, पुरानी स्लोनिक में माइस और पुरानी उच्च जर्मन में मूस कहते हैं। इससे हम इस निष्कर्ष पहुंच सकते हैं कि उस प्राचीन युग में जिसकी कालगणना हम अपने नहीं अपितु भारत के तिथि क्रम के आधार पर ही कर सकते हैं, चूहा ज्ञात था और उसका मूस नाम भी रख दिया गया था। ठीक है, चूहा ज्ञात था और उसका मूस नाम भी रख दिया गया था ताकि किसी अन्य कीट पतंग के साथ इसकी पहचान में कहीं कोई घपला न हो जाए। ठीक है, इसलिए नाम डाल दिया गया था यानी रख दिया गया था। इस प्रकार पुराने पत्थरों या कांचों के टुकड़ों को जोड़ जोड़ कर बनाए गए पच्चीकारी के चित्र भी भांति आयु के विभाजन के पूर्व की सभ्यताएं व सांस्कृतिक अवस्थाएं कुछ कमोबेश एक परिपूर्ण चित्र बनाया जा सकता है और बनाया जा चुका है। ठीक है, इस प्रकार आप इस चैप्टर में ये भी पढ़ सकते हैं। ठीक है, इसमें दिया गया है पूरा, देखिए कि दिया गया इतना ही क्यों नहीं, भारत का यूनान, इटली और जर्मनी के बिखरे बड़े अवशेषों के आधार पर आर्यों का जिस मूल भाषा का ढांचा खड़ा किया गया है वह भी उन लोगों के अत्यंत दीर्घकालीन चिंतन प्रक्रिया ही उपलब्ध था। देखिए बोली था, अब आप ही अंदाज़ा लगाए कि संस्कृत, ग्रीक और लैटिन इन तीनों भाषाओं के एक सामान्य मूल उद्गम स्रोत तक पहुंचने के लिए हमें कितने पीछे हटना होगा। इस प्रकार हम उस समुद्र स्थल पर पहुंच जाएंगे जहां से हिंदू, ग्रीक, यूनानी और आदि शक्तिशाली जातियां एक दूसरे से पृथक हुई, और यह भी कि उस सुदूर अतीत में भी वह हमारी आदि भाषा एक ऐसी चट्टान के रूप में दिखाई देती है जो चिंतन परामर्श के प्रवाहों के उतार चढ़ाव से घिस गंज कर चिकनी और स्पष्ट हो चुकी है। वह भी कौन? तो संस्कृत। हमें उस भाषा में प्रकृति और परिचय के प्रयोग से बनी हुई आसिम, ग्रीक अस्मि जैसे यौगिक क्रियाएं मिलती है। मैं हूँ जैसे भाव को व्यक्त करने के लिए भला किन्हीं दूसरी भाषाओं में आशी जैसा शुद्ध और उपयुक्त शब्द कहाँ मिल पाएगा। उन भाषाओं में खड़ा कर होता हूँ या ठहरता हूँ, मैं जीता हूँ, मैं उता या उत्पन्न होता हूँ या मैं बदलता हूँ जैसी क्रियाएं भले ही मिल जाए, किंतु असीम मैं हूँ यह क्रियाओं तो केवल आर्य भाषाओं में ही उपलब्ध हो सकती है। मैं इसे ही वास्तविक आर्यों में इतिहास मानता हूँ, और एक ऐसा इतिहास जो राज्य के दुराचारों और अनेक जातियों का क्रूरता की अपेक्षा अधिक ज्यादा और पठनीय है। एक भाषा बोलना एक यानी माँ के दूध पीने से भी बढ़कर एकांत का परिचायक है। और भारत की प्राचीन भाषा संस्कृत सारभूत रूप से वही है जो ग्रीक, लैटिन और एंग्लो सैक्सन भाषाएं हैं। यह एक ऐसा पाठ है जिसे हम भारतीय भाषा और साहित्य के अध्ययन के बिना कभी न पढ़ पाते, और भारत यदि हमें एक ऐसे ही पाठ का सिवा और कुछ भी नहीं पढ़ा पाता तो भी हम इससे ही इतनी ही कुछ सीख जाते जितना नर्सरी में जितना दूसरी कोई भी भाषा कभी न सीखा पाती। संस्कृत और उसका साहित्य, याद रहे कि यह साहित्य 3000 से भी अधिक लंबे काल तक फैला हुआ है। कितने हजार? 3000 से भी अधिक। और यूनान व रोम के संपूर्ण साहित्य में भी अधिक विशाल है। मुझे उस एक दिन भी याद है जब इतनी गर्मी थी कि किसी काम में मन ही नहीं लगता था। तभी एक शानदेह कक्षा में हमारे एक मास्टर डॉक्टर क्ली ने बताया कि भारत में एक ऐसी भाषा बोली जाती थी जो ग्रीक और लैटिन के ही क्यों जर्मन और रूसी के भी सर्वथा समान थी। यह सुनकर पहले तो हम लोगों ने सोचा कि मास्टर साहब शायद आज हल्के फुल्के मूड में हैं और कुछ मजाकिया बातें कर रहे हैं, किंतु मास्टर साहब ने तो तत्काल संस्कृत, ग्रीक और लैटिन के संख्यात्मक शब्द सर्वनाम और सम्मान धातु रूप श्यामपट्ट पर यानी ब्लैक बोर्ड पर लिख दिखाए। अब तो हमारे सामने ऐसे तथ्य उपस्थित थे जिनके आगे नतमस्तक होना ही पड़ा। आगे देखिए क्या है। भारत के बारे में एक प्रकार के सुनिश्चित ज्ञान को मैं अपने व्यापक या इतिहास
के ज्ञान के लिए आवश्यक मानता हूँ। भारत के साथ हमारे परिचय के फलस्वरूप आज यूरोपवासियों की धारणाएँ बदल चुकी है और बहुत विस्तृत हो गई है, ठीक है, और बहुत विस्तृत मतलब फैल गई है। अब हम यह जानने के लिए कि जैसा पहले समझा जाता था कि वास्तव में हम उससे कुछ भिन्न हैं। कल्पना कीजिए कि किसी छोटी छोटी प्रलय या भौगोलिक उथल पुथल के कारण कभी अमेरिका के लोग अपने आप के अंग्रेजी मूल की श्रोता भूल जाए और तब 2-3 हज़ार वर्ष बाद उन्हें अकस्मात मालूम हो जाए कि 17वीं सदी में ऐसे ही अंग्रेजी भाषा और उसका साहित्य विद्वान था, तो आश्चर्यचकित होंगे। संस्कृत खोज के हमारे लिए आज ठीक वैसे ही स्थिति उत्पन्न हो गई कि पहले हम बोलते थे संस्कृत ही पूरा सब भाषा का झरनी है, ठीक है, भारत में। इसके कारण हमारी ऐतिहासिक चेतना में एक नया अध्याय जुड़ गया और हमारे भूले बिसरे बचपन की मधुर स्मृतियाँ फिर से साकार हो उठी है। संस्कृत तथा दूसरी भाषा आर्यों के सब अध्ययन ने हमारे लिए बस इतना ही किया हो सो बात भी नहीं है। इससे मानव जाति के बारे में हमारे विचार व्यापक और उदार ही नहीं बने हैं तथा लाखों करोड़ों अजनबियों तथा बर्बर समझे जाने वाले लोगों भी अपने परिवार के सदस्य की भांति गले लगाना ही नहीं सीखे हैं, अपितु इसे मानव जाति के संपूर्ण इतिहास को एक वास्तविक रूप से प्रकट कर दिखाया है जो पहले नहीं हो पाया था, वो भी संस्कृत से, ठीक है। भाषा विज्ञान के द्वारा हमने अब तक तो निष्कर्ष निकाले हैं, वे संस्कृत की सहायता के बिना कदापि नहीं प्राप्त किए सकते हैं। आज हमारा इतिहास का यह अध्ययन प्रयत्न मानव को अपने पूर्व को, अपने वास्तविक पूर्व को पहचानिए इन्फ्लुएंस कर सकने योग्य बनाता है। इस प्रकार मनुष्य इस विषय में अपना वास्तविक स्थान निश्चित कर पाता है और यह जान लेता है कि उसने अपने जीवन यात्रा कहाँ से आरंभ की थी, उसे कौन सा मार्ग अपनाना और कहाँ पहुँचना है। हम सब पूर्व से आए हैं, हमारे जीवन में भी जो कुछ अत्यधिक मूल्यवान है हमें पूर्व से मिला है और पूर्व को पहचान लेने से ऐसे प्रत्येक व्यक्ति को जिसने इतिहास की वास्तविक शिक्षा का कुछ लाभ उठाया है, भले ही वह प्राचीन विद्या विशारद न भी हो तो भी यह अनुभव अवश्य होगा कि वह नानाविध स्मृतियों से भरे अपने पुराने घर की ओर जा रहा है। अगले वर्ष जब आप लोग भारत के तट पर पहुंचेंगे तो बजाय इसके लिए आपका दिल बैठने लगे कि मैं चाहता हूं कि आप में से प्रत्येक को ठीक वैसे ही अनुभव हो सके जैसा कि आज से 100 वर्ष पहले सर विलियम जॉन्स को उस समय हुआ था। उन्होंने इंग्लैंड से आरंभ की हुई अपनी लंबी समुद्री यात्रा के समाप्ति पर क्षितिज में प्रकट होते हुए भारत के तट का दर्शन किया। सुनिए उन्हीं के शब्दों में, जिस भारत यात्रा की ललक मेरे मन में उठ रही थी पिछले 1783 ईस्वी के अगस्त में उस देश के लिए मैं समुद्र यात्रा कर रहा था कि एक दिन संध्या के समय दिन भर में देखे गए दृश्यों को जांच पड़ताल करते हुए मैंने पाया कि भारत अब ठीक हमारे सामने था, ठीक है, भारत अब ठीक हमारे सामने था। पारसा या ईरान हमारे बाईं ओर था तथा अरब सागर से आती हुई ठंडी हवाएं हमारे जहाज़ के पिछले भाग से टकरा रही थी। एशिया के सुविचार क्षेत्रों से चारों ओर से घिरी ऐसी श्रेष्ठ रंगभूमि के मध्य अपने आप को पाकर मुझे जिस आनंद का अनुभव हुआ वह वस्तुतः अनिर्वचनीय है। एशिया की यह भूमि नानाविध ज्ञान विज्ञान की धात्री, आनंददायक, ललित तथा उपयोगी कलाओं की जननी, एक से एक बढ़कर शानदार कार्यकलापों की दृश्य भूमि, मानव प्रतिभा के उत्पादन के लिए अत्यंत उर्वर क्षेत्र तथा धर्म, राज्य सरकारों, कानून या विधि संहिता, रीति रिवाज, परंपरा, भाषा, लोगों के रूप में और आकर प्रकार आदि की दृष्टि से अपनी अत्यधिक विविधता के कारण सदा से सर्वत्र समान की दृष्टि से देखी जा रही है। भारत को सर विलियम जोन्स जैसे अभी न जाने कितने स्वप्नदर्शियों की आवश्यकता है जो सपना देख रहे हैं, ठीक है, और ये तो पूरा भी किया। जब अपने जहाज़ के डेक पर अकेले खड़े 37 वर्ष के सर जोन्स ने देखा कि सूर्य अपरांत सागर में डूब रहा है तो उनके पीछे इंग्लैंड की सुमधुर स्मृतियाँ तथा उनके सामने भारत की आशा जगमगा रही थी। उन्हें ईरान तथा उसके प्राचीन सम्राट मानी प्रत्यक्ष रूप से उपस्थित लग रहे थे। अरब सागर की शीतल मंद समीर के झोंके उन्हें झुला रहे थे। समीर मतलब हवा होते हैं, ठीक है, समीर मतलब हवा।
ऐसे देखिए अरब सागर की शीतलमंद समीर झोंके उन्हें झुला रहे थे। ऐसे स्वप्नदर्शी ही वह समझ सकते हैं कि अपने स्वप्नों का साकार और अपने कल्पनाओं और वास्तविकता में परिणत कैसे किया जा सकता है। और जो बात यह स्थिति आज से 100 वर्ष पहले भी थी, आज भी वैसी ही है। ठीक है, जो बात यह स्थिति आज से 100 वर्ष पहले थी, आज भी वैसी ही है। यूँ कहें कि आज भी वैसे हो ही सकती है। यदि आप लोग चाहें तो भारत के बारे में वैसे ही सुनहरे सपने देख सकते हैं और भारत पहुंचने के बाद एक से बढ़कर एक शानदार काम भी कर सकते हैं। आप लोग विश्वास रखें कि यदि सर विलियम जोन्स ने कलकत्ता पहुंचने के बाद से अब तक प्राचीन देशों के इतिहास और साहित्य के क्षेत्र में एक से बढ़कर एक शानदार बड़ी अनेक विजय प्राप्त की है तथापि किसी भी एक नए सिकंदर को यह सोचकर निराश नहीं होना चाहिए कि गंगा और सिंध के पुराने मैदानों में अब उसके लिए विजय करने को कुछ भी शेष नहीं रहा। तो इस प्रकार से चैप्टर यहीं पर समाप्त होता है। अगले वीडियो में हम मिलेंगे इस चैप्टर के 1 नंबरी, ठीक है, ऑब्जेक्टिव सवाल के साथ। और इसमें जो दिया गया है सब्जेक्टिव सवाल ये बना सकते हैं आप। देखिए पाठ के साथ समस्त भूमंडल और सर्वित संपदा और प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण देश भारत है। लेखक ने ऐसा क्यों कहा? तो सभी कुछ यहाँ पर मिलते हैं। जो वैज्ञानिक के क्षेत्र में, कानूनी के क्षेत्र में, जो भू वैज्ञानिक के क्षेत्र में रुचि रखते हैं, यहाँ पर आकर उस सब का ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। लेखक की दृष्टि से सच्चे भारत के दर्शन कहाँ हो सकते हैं? तो लेखक के दृष्टि से सच्चे भारत के दर्शन गाँव में हो सकते हैं। ठीक है, ये सब आप बना लीजिएगा। अगर इस चैनल पर आप नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।